अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है हमारे बिहार में। देखिए, यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य क्यों रह गया है, क्या कारण है। यहाँ 16 कारणों की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। आप मुझे सुन रहे हैं ISPCS फैक्ट्री पे, मैं हूं दीपक। और पहला कारण हमारा देख लीजिए आप, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कृषि एवं कृषि आधारित, दूसरा बाढ़, तीसरा बड़े उद्योगों का अभाव, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि अधिग्रहण, शहरीकरण का अभाव, राजनीति में अपराधीकरण, जनसंख्या, साक्षरता दर, लोगों में जागरूकता, भ्रष्टाचार, एटीट्यूड ऑफ सरकारी नौकरी, लैंडलॉक्ड राज्य, कास्ट पॉलिटिक्स एंड राजनीतिक अस्थिरता। हम इन सारे कारणों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बिहार PCS का आप मेंस दे रहे हो या फिर अदर एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे अभी 65th वालों का इंटरव्यू होगा, या जितने भी बच्चे बिहार के जो इंटरव्यू देने वाले हैं UPSC का, सब लोग सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला है कि एग्रीकल्चर। देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्या है, सबसिस्टेंस मोड पे चल रही है, उगाओ और खाओ, ठीक है। तो मार्केट में जब आपके पास सरप्लस नहीं होगा कि मार्केट में बेचे, तब तक किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। अशोक डलवाई कमेटी की रिपोर्ट वैसी की वैसी ही धरी रह जाएगी, ठीक है, जब तक आपके पास सरप्लस नहीं होगा। दूसरी है कृषि आधारित उद्योग। भाई साहब, जैसे कि मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसको विकास दीजिए ना। जैसे कि मखाना बहुत फेमस है बिहार का। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हमारा छोटा किसान है, मोस्टली 90% छोटा किसान है, वो अपनी फसल उगा रहा है और उसको वैसे या तो खा जा रहा है या मार्केट में कम दाम पे बेच दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उससे अपना वैल्यू एडिशन करती हैं और वो अच्छे दामों में बेचती हैं। बिहार के किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वो तो पुअर ही रहेगा। तो FPI का अभाव है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। शॉर्ट में देखते हैं, दूसरा है बाढ़ और सूखा। भाई, कुछ प्रदेश हैं जो केवल बाढ़ झेलते हैं, कुछ है जो सूखा झेलते हैं। बिहार तो दोनों ही झेल रहा है, और अभी तो देख ही रहे हैं। कोसी नदी बिहार की सौरों मानी जाती है, प्रीलिम्स में आ सकता है। बिहार के 28 जिलों में बाढ़ आती है और 20 ऐसे जिले हैं जहां भीषण बाढ़ आती है, ठीक है। सूखा 65% इलाका है जो सूखे से प्रभावित है। भाई, रुपए हैं नहीं बिहार सरकार के पास उतने, कैसे झेलेगा इस महामारी को। बिहार के लोगों का इनकम देखेंगे, 31,000 रुपए है पूरा सालाना प्रति व्यक्ति आय। अगर पूरा देश का एवरेज देखेंगे तो 75,000 है। अब सोच लीजिए, जब एवरेज 75,000 है, जिसमें बिहार भी इंक्लूडेड है, तो जो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के वो कहां होंगे? लाखों के ऊपर हैं। समझ सकते हैं आप स्थिति को। बड़े उद्योगों का अभाव, और यही तो माइग्रेशन का कारण है सबसे बड़ा। क्या होता है कि माइग्रेंट लेबरर्स जा रहे हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, बाहर में जाके 300 रुपए के दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। कैसे होगा ग्रोथ जब पैसे ही नहीं आएंगे, रेमिटांसेस उस तरह से आएंगे ही नहीं। तो जरूरी ये है ना कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बुलाइए, बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाइए, इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ पे क्लाइमेट आप दीजिए, उस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप, ये इन्वेस्टमेंट का सबमिट कराइए, इन्वेस्टर्स सबमिट कराइए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही कीजिए, तभी तो होगा ना उद्योगों का यहाँ पे विकास। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत कम लोगों को पता होगा, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। देखिए, 1993 तक ये चली थी। इसमें क्या था कि मान लीजिए बिहार, पहले झारखंड भी साथ में था, कितनी ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस इसके पास थी, लेकिन उन मिनरल रिसोर्सेस को यहां से, बिहार से लेकर के जाया गया दूसरे प्रदेशों में, और क्या हुआ कि उन प्रदेशों में जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट था वो भारत सरकार दे देती थी। तो जो भी इन्वेस्टर है उसके पास तो कोई इंसेंटिव बचा ही नहीं, क्यों वो बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा? वो तो फिर बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट करेगा ना, मुंबई जैसे जगहों पे इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसको तो कॉस्ट उतना ही पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी ये कमी हो गई, फ्रेट इक्वलाइजेशन जो लेवी है वो, ये बहुत ज्यादा बिहार को बैकवर्ड कर दिया। यहाँ के जितने रिसोर्स थे वो सारे के सारे लेकर के ये लोग चले गए दूसरे राज्यों में, और बिहार की स्थिति उसी तरह रही। स्किल्स लेस देन 5%,
लेस देन है ये एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर ही नहीं है। उद्यम किया जाए, इस पे कहाँ जोर है? जोर किस पे है? सरकारी नौकरी पे, कि हाँ भैया हमें किसी भी तरह करके हमारा लड़का कांस्टेबल लग जाए, ठीक है, हमारा लड़का जी दरोगा बन जाए या बीपीएससी सिलेक्शन हो जाए, इस पे फोकस है। आपको लग रहा है किस तरह की हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं? हम मौर्य कला, पटना कलम पेंटिंग, ठीक है ये इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट इसका जो क्रेज है ना वो सही नहीं है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, बट हकीकत यही है, आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं? हमारे यहाँ आईआईटी इंजीनियर्स बीपीएससी देने आते हैं, ठीक है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। बीए वाले तो खैर देते ही हैं। छठा है भूमि अधिग्रहण, ठीक है। लैंड एक्विजिशन में बिहार में बहुत दिक्कत है। मुजफ्फरपुर का कांड अगर आपको याद होगा तो वहां पे गोली चली थी कि, और किस बेसिस पे, कि हमारे जाति के लोगों की जमीन केवल ली जा रही है। भाई भूमि अधिग्रहण होगा नहीं तो फिर किसी भी तरह के इंडस्ट्री का विकास या फिर कोई मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना कैसे होगा? तो यहां भूमि अधिग्रहण में भी जाति घुसती है, आगे जाति का भी हम प्रभाव देखेंगे, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन करना बिहार में इजी नहीं है, और जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ना ही आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, ना ही आपका क्या कहते हैं शहरीकरण हो सकता है। तो जब शहरीकरण का आपको पता है इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट से, इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम से डायरेक्ट कोरिलेशन है, वो हो ही नहीं रहा। आप देखिए महाराष्ट्र और गोवा का शहरीकरण का लेवल और बिहार का शहरीकरण का लेवल कितना है? शहरीकरण बिहार में 11%, कितना कम है। वही गोवा में देखिए 62%। तो ये चीजें हैं ना भाई, तो इसको समझना पड़ेगा। अगला यही फैक्टर है सातवां, कि शहरीकरण का बिहार में अभाव है। और क्यों है? एक तो बहुत बड़ा रीजन है कि यार लैंड एक्विजिशन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आप देखिए एक बिहार के छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए जो मेट्रोपॉलिटन है ही नहीं, वहां जमीन का आप रेट पता कीजिए, इतनी महंगी है कि आपको लखनऊ की जमीन सस्ती लगेगी। ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। अब ऐसी जमीन क्यों महंगी हुई है, सोचने का विषय है, आप खुद सोचिए, ठीक है। ये है आठवां रीजन है राजनीति में अपराधीकरण। एडीआर तो जानते ही होंगे ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये संस्था जो है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करती रहती है। इसने बताया था कि जो 17वीं लोकसभा है उसमें कितने अपराधी जो है वो लोकसभा में एंट्री किए हैं, तो ये बताया था कि 43% अपराधी हैं। आपको पता है ये देश का एवरेज है, बिहार में कितने हैं अंदाजा लगा लीजिएगा। 40 लोकसभा की सीट है, उसमें से 32 लोगों ने ये 32% नहीं है, 32 लोग हैं, 32 एमपीज लोकसभा के, उन्होंने ये बताया कि हम पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। वाह रे बिहार, मतलब 40 में से 32 लोग ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, और वो भी 28 लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर हीनस ऑफेंसेस हैं, मतलब कि उनके ऊपर डकैती, अपहरण, हत्या, रेप, इस तरह के मामले चल रहे हैं। मतलब ये पार्लियामेंट में ही तो बैठे हैं ना, पॉलिसी मेकिंग तो वहीं से होनी है, लॉज वहीं से पास होने हैं। हम किस तरह का अब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कर लीजिए, 162 है शायद, 160 प्लस लोगों पे केसेस चल रहा है 243 में, परसेंटेज निकाल लीजिएगा। यहां ये 43% था, यहां तो 80% हो गया सीधे, मतलब 80% लोग, मतलब एक तरह से मजाक ही चल रहा है ये तो, ठीक है। आइए 9वां नंबर जनसंख्या। देखिए हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या ना हो, स्किल्स बढ़े या ना बढ़े, जनसंख्या जरूर बढ़ रहा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या घनत्व में हम दूसरे नंबर पे थे 2001 में, लेकिन 2011 में हमने टॉप पोजीशन हासिल की है, पहले नंबर पे हैं हम जनसंख्या घनत्व के मामले में। भाई साहब आप जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे रहिएगा तो फिर कैसे अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीच कीजिएगा? ये एक टर्म होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, ये ध्यान रहे। और एक और चीज देखिए टीएफआर, इसमें भी हम सबसे ऊपर है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये यह बताता है कि
एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है? तो पता है 3.4 है। मतलब एक महिला करीब 3.5 का एवरेज है बच्चों का जन्म देती है। यार सोचिए ना, कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, कैसे उनका पालन पोषण होगा। 31,000 रुपए तो आमदनी है साल की, 4 बच्चे हैं, कैसे उनको, कैसे आप अच्छे जगह क्वालिटी एजुकेशन तो आप दे ही नहीं पाएंगे ना। तो बैकवर्डनेस तो होनी ही है आपके यहां। साक्षरता दर, हाँ यहां हम टॉप किए हैं फिर से नीचे से। कैसे? मतलब जितने भी स्टेट्स हैं ना, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज को भी ले लीजिए, हम पायदान पे खड़े हैं। हमारी जनसंख्या, जो साक्षरता है वो एक 61% है अराउंड में, 61.5 है समथिंग, 61.8 या 61.5 है। ठीक है, अब देख सकते हैं 61% है और हमारी महिलाएं तो मात्र 51%, मतलब आधी महिलाएं तो निरक्षर ही हैं। लुक एट, मतलब थिंक अबाउट दी वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, आधी महिलाओं को निरक्षर रख के फिर कहते हैं विकास होगा। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, इतने सालों से चल रहा है, चल क्या रहा है? मतलब क्यों हम मतलब ये तो लिटरेसी रेट है, क्वालिटी एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लिटरेसी रेट है, समझ रहे हैं आप। और सबसे बड़ी जो कमी दिखाई देती है ना मुझे, वो है लोगों में जागरूकता की कमी। पीपल्स एक्टिविज्म इज नॉट देयर, पीपल्स एक्टिविज्म इज नॉट देयर। People are not asking for their rights. People are not questioning the bureaucrats. They are not questioning their politicians. Whenever there is election, they are just going by the caste politics. You have to think at it that is this kind of the initiative or this kind of the attitude will help Bihar in ameliorating the conditions that we are facing today? I think the answer is no. People have to question their representatives, that what they have delivered on the ground, why the hard reality that exists today is existing today. These are the questions that they have to ask with their representatives, right? Next is bhrashtachar, corruption. I mean, in every, this has become chalta hai attitude. Chalta hai attitude. I mean, लोगों को लगता है ना कि करप्शन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स रूटिनाइज्ड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। ठीक है, अगला है एटीट्यूड ऑफ सरकारी नौकरी। ऊपर हम बात कर चुके हैं यार, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो ना। देखिए, हम भी जब एकदम स्कूल टाइम में थे तो क्या होता है ना कि हमारे आस पड़ोस ऐसे कान में भर दिया जाता है, बेटा आईएएस कर लो, ऊपर भगवान और नीचे आईएएस, इसके बीच में कुछ हो ना है। यार समझना पड़ेगा ना हमें कि हम स्किल्स क्यों नहीं ले पा रहे, हम कोई चीज प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे, हम इनोवेशन क्यों नहीं ला रहे हैं। अब हम आईएएस बन जाते हैं और हम भी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी आईएएस बन जाओ, आप भी रेस में लग जाओ। यार ये एटीट्यूड तो सही नहीं है। मुझे लगता है जितने ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं ना, उनको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए लोगों को कि उन लोगों को कैसे इनोवेट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करनी है, स्किलिंग पे ध्यान दे लोगों को। इस पे जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस आप खोलिए ना जहां से लोगों को स्किलिंग प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयबिलिटी मिले, लोगों को एक डिसेंट लाइफ जी सकें विथ डिग्निटी। आर्टिकल 21 का क्या मतलब है संविधान में? राइट टू लाइफ क्या एनिमल एग्जिस्टेंस के साथ? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है एंड दैट्स योर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है ये आपका। ठीक है, अगला है लैंड लॉक्ड राज्य। आप देखते हैं नेपाल, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड, चारों तरफ से तो बिहार घिरा हुआ, कहां कोई पोर्ट है। आप महाराष्ट्र को देखिए, गुजरात को देखिए, इनको सी पोर्ट्स मिले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनपे जो मिलने वाले टैक्स होते हैं, कैसे क्यों नहीं प्रॉस्पर करेंगे ये। वही बिहार को देखिए, कोई एक्सेस ही नहीं है, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है बिहार के साथ। मैंने कास्ट पॉलिटिक्स की चर्चा की थी, इतना जाति लोगों में भरा है ना कि
मतलब लोग सबसे पहले वोटिंग के दौरान देखते हैं कि कौन सा जाति का कैंडिडेट है या जो कैंडिडेट खड़ा है वो किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हम ऐसे क्यों नहीं हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? विकास की राजनीति होनी चाहिए ना, या केवल हम भाषणों में कहेंगे कि विकास की राजनीति होगी? ये इस नैरेटिव को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जाति में फंस के जिस राजनीति को हम देख रहे हैं, और आज के युवा से जो भी आप लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग प्लीज अपने कास्ट से ऊपर उठ करके वोटिंग कीजिए और क्वेश्चन कीजिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मतलब जाति आधारित हर काम ही हो रहा है, आपका शादी विवाह से लेके हर चीज जाति आधारित हो गई है। इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। लास्ट हमारा है राजनीतिक अस्थिरता। हालांकि रिसेंट में बहुत नहीं है, बट रिसेंट में भी हुआ है। पिछले 5 सालों में देखिए 3 बार सरकारें बदली हैं, तो मतलब करीब 40 बार से प्लस बिहार में पिछले 70 सालों में सरकारें बदली हैं। क्या ये राजनीतिक अस्थिरता नहीं है? और बदलती भी हैं तो किस रीजन से? फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, कि हमारी उनसे बन नहीं रही है और हम सत्ता से खींच लेते हैं, दूसरी जगह बना लेते। यार इस तरह का जो खेल है ना वो नहीं सही है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं। वोटिंग के दौरान लोगों में जागरूकता लाई। अब देखिए, एक तो मुझे माइग्रेशन से बहुत प्रॉब्लम है। माइग्रेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन माइग्रेशन अगर वो पुश फैक्टर है ना कि आप गरीबी है यार, कोई काम नहीं है इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं, तो इससे मुझे दिक्कत है। अगर माइग्रेशन इसलिए हो रहा है कि आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पुल फैक्टर के रूप में आप जा रहे हैं, तो जाइए, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन है तो मुझे दिक्कत है यार, ये सच में मतलब दिक्कत है। मनरेगा का मैं बहुत ज़्यादा समर्थक हूं, क्योंकि मनरेगा ने थोड़ी सी लोगों में एक जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन वाली फीलिंग है कम की है, बट ये पेनेसिया नहीं है, रामबाण नहीं है। इस तरह मतलब उनको थोड़ी और वेटेज बढ़ाओ, थोड़ा ज़्यादा दिन का काम दो, लोगों को स्किल करो, डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करो, ठीक है, एटीट्यूड में बदलाव लाओ, लोगों को जागरूक करो, जनसंख्या पे नियंत्रण करो, अपराधी लोगों को टिकट न दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा अर्बनाइजेशन करो, ये सब चीजें करके बिहार को डेवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पे ये है, तो एग्रीकल्चर में लोगों का जो हम कह रहे हैं कि दुगुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे, कब दुगुना कर देंगे? सोचिएगा आप इस पे। हम आगे फिर आएंगे इस विषय पे, काफी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।